न्यूज में हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की पहली खबर आपको बताते हैं। एलोपैथिक डॉक्टरों पर अमर्यादित टिप्पणी और कोरोना महामारी में मृतक डॉक्टरों का मजाक उड़ाने के मामले में झारखंड आईएमए ने बाबा रामदेव को लीगल नोटिस भेज दिया है। आईएमए झारखंड ने बाबा रामदेव को आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच की लड़ाई बनाने की कोशिश करने, मरने वाले डॉक्टरों का अपमान और एलोपैथिक इलाज पर सवाल समेत कई बिंदुओं पर 14 दिन के अंदर लिखित गलती स्वीकार करने को कहा है, नहीं तो एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। हाल ही में आईएमए झारखंड ने अपनी कार्य समिति की बैठक बुलाई थी, जिसमें राज्य के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने हिस्सा लिया था। बैठक में बाबा रामदेव की तरफ से डॉक्टरों के प्रति अमर्यादित भाषा, दुष्प्रचार, कोरोना से मृत डॉक्टरों का मजाक उड़ाने और कोरोना वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार करने के मामले में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में निर्णय यह भी लिया गया कि बाबा रामदेव पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यकारिणी समिति ने झारखंड आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, महासचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह और डॉक्टर शंभू प्रसाद, अध्यक्ष रांची आईएमए को कानूनी कार्रवाई के लिए अधिकृत किया है। और इसी कड़ी में 4 जून को रामदेव को एक लीगल नोटिस भेजा गया था। झारखंड आईएमए के महासचिव इस खबर पर वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। ब्लूटिक प्रकरण के बीच में भारत सरकार का बड़ा कदम। ये जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस भेज दिया गया है। सरकार ने ट्विटर को 2 टूक कहा है कि आईटी नियमों का अनुपालन करे और पहले भी इस बात को कहा जा चुका है भारत सरकार की तरफ से शर्तों के अनुपालन नहीं होने पर सरकार सख्त कार्रवाई कर सकती है। ट्विटर पर सरकार ने ट्विटर को सख्त चेतावनी दी है कि जो आईटी के नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस भेज दिया है। ये जो नोटिस है आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा है, ये जो नोटिस है यही ट्विटर को भारत सरकार की तरफ से भेजा गया है ब्लूटिक मामले को लेकर। आपको ये भी बता दें कि आज ही सुबह का मामला है जब भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लूटिक हटा दिया गया था, लेकिन विरोध के बाद उसको वापस ला दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला इस समय जुड़ चुके हैं और इसी खबर पर डॉक्टर नरेश, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार डॉक्टर नरेश, लगातार विवाद हमने देखा है। बाबा रामदेव ने जिस तरीके का बयान दिया ये सबने सुना है। डॉक्टर उसकी बहुत निंदा करें, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि देश भर में उस बयान की निंदा हो रही है, क्योंकि डॉक्टरों के इस तरीके का बयान देना, वो डॉक्टर हैं जो कि मरीजों को बचा रहे हैं, वही डॉक्टर हैं जो कि कोरोना योद्धा बनकर लगातार पिछले 1 साल से देखते चले आ रहे हैं। ना वो अपना घर देख रहे हैं, ना वो अपने परिवार को देख रहे हैं, ना वो अपने बच्चों को देख रहे हैं। इस तरीके का बयान देना, कार्रवाई जायज है? आपका रिएक्शन? काजल जी, मैं स्पष्ट कहूंगा, ऑल ओवर न केवल जो आईएमए के मेंबर्स हैं वो डॉक्टर्स, वो कम से कम 5-6 लाख और डॉक्टर्स भी मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के ऑल आर वेरी पेन्ड। और मैं आम जनता से जब बातें करता हूं और मीडिया का देखता हूं तब भी मुझे लगता है कि सब लोग इस बात का बुरा मान रहे हैं। लेकिन मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया कि बाबा रामदेव को बचा कौन रहा है। सोच के देखिए, एक ऐसा बाबा जो एक फिजिकल ट्रेनिंग टीचर है, उसने योगा सिखाया, उसकी हम आज भी इज्जत करते हैं। आयुर्वेदा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बाबा रामदेव ने अपने लालच और अपने स्वार्थ के तले एक अननेसेसरी आयुर्वेदा वर्सेस मॉडर्न मेडिकल सिस्टम किया है, जो कि बिल्कुल भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। आज भी हम आयुर्वेदा के डॉक्टरों को और आयुर्वेदा साइंस की इज्जत करते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑफेंडर जो खुलेआम अपनी सोशल मीडिया पे इतना तक कह देना किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, वो करते क्या हैं, वो मारते हैं, वो ये नहीं करते, जबकि हमारा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम एक एविडेंस बेस्ड मेडिकल सिस्टम है, जिसमें सिर्फ हमारी सुनाई नहीं चलती बल्कि जो डाउन द लाइन एविडेंस मिलेगा उसको बाकायदा पद्धति स्वीकार करेगी और हम उसको फॉलो करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है, इतना सब होने के बावजूद भी आज भी उनका ये कह देना कि ये बेवकूफ हैं, ये खाली ताप उतारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं पूछता हूं, देश का कानून कहां गया क्या है? देश का जो पब्लिक कॉन्शियसनेस कहां गई है? जो आम पब्लिक की समझ कहां गई है? तो मैं समझ नहीं पा रहा, पूरा मीडिया खिलाफ होने के बावजूद भी अभी तक जूं नहीं रेखती, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
इसका हमें खुद भी दुख है। अभी तो हमारे लाखों डॉक्टर्स तैयार बैठे हैं जो चुप बैठे हैं। जैसे पहले आईएमए हेडक्वार्टर्स ने उनके खिलाफ एक देशद्रोह का मुकदमा शामिल किया, उसके बाद बकायदा आईएमए उत्तराखंड ने 1000 करोड़ का मानहानि का दावा किया। अब आईएमए झारखंड हैं। अभी ऐसी आईएमए की 29 ब्रांचेस हैं टोटल, जो ऑल ओवर स्टेट्स की हैं, और प्लस यूनियन टेरिटरीज की अलग ब्रांचेस हैं, और प्लस हमारी टेरिटोरियल ब्रांचेस ऑलमोस्ट 2000 हैं। उनके पद अधिकारी भी हैं। वो आम डॉक्टर इतने पेंड हैं कि ये हो क्या रहा है। बट व्हाट आई फेल टू अंडरस्टैंड इज कि पब्लिक कॉन्शियसनेस को देखते हुए ना सरकार की तरफ से ऐसा कुछ, ना कुछ और ऐसा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डाउन द लाइन कुछ बचाने वाले भी हैं जो नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे होगा, क्या डॉक्टर्स चाहते हैं, क्या स्वास्थ्य कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक्शन बाबा रामदेव पर होना चाहिए? इसके लिए हमने डॉक्टर हर्षवर्धन को, जैसे ही उन्होंने पहला बयान दिया था जिसमें उन्होंने एलोपैथी को एक स्टूपिड और दिवालिया साइंस कहा, ऐसा अल्फाज इस दुनिया के सभ्य समाज में 200 देश हैं, हमारी दुनिया में 210-20 देश हैं, उसमें कोई भी ऐसा बयान देगा तो उसको खुलेआम ट्रेजन या देशद्रोह पे मुकदमा चलेगा। कि वो भी ऐसे समय पे जब ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर्स पूरी तरह लगे हुए हैं। आज भी मत भूलिए कि कोरोना या कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 1,30,000 केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं और आगे की लहरें हैं। ये लोग इतने इस बात से इतना इनको पीड़ा हुई है, इतना दुख पहुंचा है कि कोई आपके अस्तित्व पे ऐसे कैसे अटैक कर सकता है, वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के, बिना किसी इज्जत के ऐसा बयान दे देना। और मैं समझता हूं कि ऐसा क्यों किया गया है। वो अभी तक एक्शन, हमने पहले डॉक्टर हर्षवर्धन को रिक्वेस्ट की, उन्होंने एकदम कहा, एक फोन भी किया, एक चिट्ठी भी लिखी। उसके तहत रामदेव जी ने फटाफट एक माफी मांग ली और उसके 2 घंटे बाद ही अपना दोबारा से शगुफ्ता शुरू कर दिया। 25 मेरे सवाल हैं जो कि सब सवाल का जवाब दे चुके हैं हम, लेकिन उसके बाद हमने पीएम ऑफिस को भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट की है कि वो इंटरवीन करें और इसको रेस्ट्रेन किया जाए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम हमें नहीं पता कोई उठाया गया है। तो इसलिए हमारे पास तो हम अपना खुद प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और प्लस हम मीडिया से, जो कि फोर्थ स्टेट है, जो कि पब्लिक राय को रिप्रेजेंट करता है, उसको अपील करेंगे कि जल्द ऐसा कुछ किया जाए ताकि आज के बाद डॉक्टर चावला बाद में बाबा रामदेव ने ये भी कहा था कि मैं एलोपैथी को गलत नहीं मानता हूँ, मैं एलोपैथी पर सवाल नहीं उठाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का जो आयुर्वेदिक है, जो कि बहुत कई सालों से जो कि चलता आ रहा है, मैं सिर्फ उसके बारे में बता रहा हूं क्योंकि कई लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। अब वो अपने बयान में, अपनी सफाई में कहते ये हैं कि मैं एलोपैथी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं और दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एक जुबान से आप स्टूपिड और दिवालिया भी कह दीजिएगा, हाँ। दूसरी जुबान से आप आयुर्वेद की प्रशंसा कर दिया। तो बाबा रामदेव को सीधा हमारा ऐलान है और सीधी एक स्टेटमेंट है, श्री रामदेव जी, आप ना एलोपैथी के बोलने वाले कोई हैं, ना आप आयुर्वेद में बोलने वाले कोई हैं, ना आप उसके स्नातक हैं, ना उसके स्नातक हैं। आप सिर्फ एक पीटी टीचर हैं, आप एक योगाचार्य रहे हैं, वहीं तक अपने आप को सीमित रखिएगा। और उसके बाद आप अपना पतंजलि चलाते हैं, वो एक कमर्शियल ग्रुप है जिससे आप किराने के आइटमें बेचते हैं, और उसकी आड़ में आप कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को बिना ट्रायल किए हुए, बिना किसी से आज्ञा लिए हुए उनको, जैसे कि कॉर्न को रिलीज कर देते हैं। तो उनका ये श्रूडली आयुर्वेदा को उसके बीच में लाना सरासर नाजायज है, इसका कोई महत्व नहीं है। उनका ये कहना कि एक जुबान से माफी मांगना और दूसरी जुबान से फिर गाली दे देना, आई डोंट थिंक इसमें ये सभ्य समाज के कोई तौर तरीके हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हम उनकी योगा की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेदा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, उसके एक मिनिस्टर भी हैं, उनका पूरा सिस्टम भी है, आयुर्वेदा के लाखों डॉक्टर्स हैं जो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। हम उनसे हमेशा एक ही बात कहते हैं कि वो अपने ही सिस्टम की प्रैक्टिस करें, हम उनकी इज्जत अपने सिस्टम से ज्यादा करेंगे। कोरोनिल को लेकर लगातार सवाल उठाए गए थे। पहले हमने देखा था किस तरीके से कोरोनिल को रिलीज किया गया और बाकायदा एक मंच पर आकर कई लोग उस मंच पर थे। उसके बाद से और रामदेव ने ये भी कहा था, बाबा रामदेव ने ये वादा किया था कि इस दवाई से कोरोना ठीक हो जाएगा। ये बात सबको याद है, आपको भी बखूबी याद होगी। उसके बाद जिस तरीके से वो बयान से पलटते हैं कि नहीं, इससे सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा हो सकता है, वो मजबूत हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि वो अपनी बात से पलट जाते हैं।
रामदेव जी बहुत ही स्लिपरी हैं इस मामले में। आज से 6 महीने पहले जब उन्होंने रिलीज किया था तो तब भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरी तरह अपोज किया था कि आपने बहुत ज्यादा ट्रायल नहीं किए हैं। आप देखिएगा जिस भी इंसान की एक फॉलोइंग होती है, जो वो बोलेगा गलत या सही उसको लोग फॉलो कर लेते हैं। जैसे रामदेव जी के योगा की इज्जत है तो लोग सोचेंगे कि शायद इस दवा जो कॉर्नर है उसमें भी उस किस्म की सच्चाई होगी, जबकि उन्होंने सिर्फ 100 पेशेंट्स में ट्राई किया था। उसमें बाद में ये फैला दिया कि इसका WHO से अप्रूवल मिल गया है, लेकिन बाद में पता WHO ने डिनाई किया कि हमने ऐसा कोई अप्रूवल नहीं दिया है। इस किस्म की धोखाधड़ी हमारे हिसाब से एक सभ्य समाज हिंदुस्तान, जो कि एक वर्ल्ड सुपर पावर बनने की चेष्टा भी रखता है भी और बन भी सकता है, बनेगा भी, उसमें पब्लिक प्लेसेस पे हमेशा अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए। और इसके लिए मीडिया हमेशा एक वॉच डॉग है जो कि देखता है कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस मामले में भी मीडिया को पूरी तरह से प्रचार करना चाहिए ये व्यक्ति कितना गलत कर सकता है। बाकी इट इज फॉर द पीपल टू सी। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा आप कह रहे हैं कि वैसा हम दिखा भी रहे, क्योंकि जिस तरीके का बयान बाबा रामदेव ने दिया हमने वो बयान भी दिखाया, और जो बातें हैं डिस्कशन करने की वही हम डिस्कशन के बीच में लेकर भी आए हैं। आपसे 2 बातों पर राय चाहिए, एक एलोपैथी, दूसरा आयुर्वेद। इन 2 चीजों को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। एक डॉक्टर का नजरिया क्या कहता है एलोपैथी को लेकर और आयुर्वेद को लेकर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न है। मैं खुद एक मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का डॉक्टर हूं और जो इंडियन मेडिकेशन जिस संस्था को मैं रिप्रेजेंट करता हूं वो भी उन डॉक्टरों की है। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि हम दूसरे सिस्टम की इज्जत नहीं करेंगे। हम आयुर्वेदा की, होम्योपैथी की उतनी इज्जत करेंगे जितनी हम अपने सिस्टम की करते हैं। हाँ। हम हमेशा मिक्सोपैथी को अपोज करते आए हैं। प्योर तीनों किस्म के सिस्टम ऑपरेट करें और हमारे देश की जनता को लाभ दें, ऐसा हम हमेशा चाहेंगे। और आयुर्वेदा का तो हमसे अपना पर्सनल साथ है, क्योंकि ये हमारे देश का अपना सिस्टम है, ट्रेडिशनल है, टोटली इंडिजिनस है। और इसकी कुछ प्रोडक्ट्स तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेली इस्तेमाल करते हैं। क्या सौंफ नहीं खाते, क्या हम इलायची नहीं खाते, क्या हम हल्दी इस्तेमाल नहीं करते, क्या हम हर्ड यूज नहीं करते, क्या हम गार्लिक यूज नहीं करते, तो इसका तो हमारा अपना पर्सनल साथ है। इसके खिलाफ होने का मतलब ही नहीं है। हम हमेशा एक ही कहते आए हैं कि आयुर्वेदा और तरक्की करे, इसमें और रिसर्च होवे और इसको ये सिस्टम पूरी दुनिया के ऊपर आके अपना करे। लेकिन इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, खाली जो पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। इस पर रिसर्च इतनी होनी चाहिए। अब हमें सुना है कि इवन अमेरिका वाले और वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कुछ हमारी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के पेटेंट लेना चाहते हैं। यह काम हमारे देश में होना चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आयुर्वेदा का जो सिस्टम है जो ये बहुत स्ट्रांग बने और इसके जो प्रैक्टिशनर्स हैं आयुर्वेदा के, जो BMS होते हैं, वो अच्छे से प्योर प्रैक्टिस करें और इसको ऊपर उठाएं। और बाकी जहां तक बात है एलोपैथी की है, ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का एक टोटली एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, जिसमें कि जो कि इमरजेंसी मेडिसिन के लिए भी है, जिसको हम टर्शरी हेल्थ केयर कहते हैं। इसके अलावा प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, जो बाबा ने 25 सवाल उठाए थे, उसके सारे के सारे सवाल हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें कि मेनली प्राइमरी प्रिवेंशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन आते हैं, उसमें बाकायदा लिखे हुए हैं। और वो हम जब भी किसी ऐसी बीमारी का पेशेंट, हाइपरटेंशन का या डायबिटीज का या नशे का या लिवर डिसीज, जो भी बाबा पूछ रहे थे, जब हम देखते हैं तो हम दवा बाद में लिखते हैं। पहले पेशेंट को इसके लिए प्रिवेंशन के लिए बाकायदा कदम बताते हैं, क्या कदम उठाए जाएं, उसके बाद दवा शुरू की जाती है। डॉक्टर चावला, आप जो कह रहे हैं उसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों चीजों को कंपेयर नहीं किया जा सकता, आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों की तुलना नहीं की जा सकती आपस में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों को सिम्बियोटिक होना चाहिए। सिम्बियोटिक का मतलब देश की जनता को दोनों का लाभ मिलना चाहिए। कुछ खासियतें आयुर्वेदा में भी हैं, कुछ खासियतें मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में भी हैं। दोनों आजू बाजू चल सकते हैं, एक ही छत तले बैठ सकते हैं। हम हमेशा मिक्सोपैथी को अपोज करते आए हैं। मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि जो आयुर्वेदा का फायदा है, जो हमारे देश का ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसका फायदा हमारे देश की जनता को हमेशा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर चावला आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 3 बजे 3 खबर की दूसरी खबर आपको बताते हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर लगातार जारी है। कोरोना संकट के बीच में दिल्ली सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा था। अब सरकार दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी में है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि ऑड इवन फॉर्मूले से बाजार खुलेंगे। उन्होंने कहा कि अब कोरोना की स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है। सीएम ने मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत करने का भी ऐलान कर दिया है और साथ ही सोमवार को 5 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन कई रियायतें दी जाएंगी। दिल्ली में बाजार और मॉल ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खोले जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% ऑफिसर काम करेंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% मैन पावर के साथ में खुल सकेंगे। स्टैंड अलोन शॉप हर रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अगले हफ्ते कोरोना के हालात को देखकर उसके मुताबिक रियायतें दी जाएंगी। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने की तैयारी के लिए कल 6 घंटे तक बैठक की गई है। तीसरी लहर में कोरोना के मामले 37,000 प्रतिदिन तक पीक मानकर तैयारी की जाएगी। बेड, ऑक्सीजन, दवा और आईसीयू की कितनी जरूरत होगी, इसका आकलन किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए कितने आईसीयू बेड की जरूरत होगी। 420 टन ऑक्सीजन के लिए स्टोरेज तैयार कर रहे हैं। 150 टन ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए प्लांट शुरू करेंगे। इसमें 18 महीने का समय लगेगा। 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं। छोटे छोटे 64 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत का भी आकलन किया जा रहा है। कंट्रोल में है और भगवान करे ऐसे ही कंट्रोल में रहे। तो ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दूसरा, जितने दिल्ली में सरकारी दफ्तर हैं, उन सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर्स जो हैं वो 100% काम करेंगे और ग्रुप बाकी उसके नीचे वाले जो हैं वो 50% काम करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो 100% काम करेंगे और हर एचओडी डिसाइड करेगा कि किसको एसेंशियल सर्विस कहना है और किसको 50% करना है और किसको 100% करना है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की।
राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, वो रियायतें देश की राजधानी को मिल गई हैं जिसका इंतजार था, सोमवार से वो रियायतें अब मिलेंगी जिसका इंतजार पिछले काफी समय से लोग कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था और कहीं ना कहीं अनलॉक की कहीं ना कहीं जनता उम्मीद करती नजर आ रही थी और वही उम्मीद अब सफल होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केटों को खोलने के लिए बात की गई है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने कल दो लगभग कई घंटों की बैठक की और बैठक के बाद में एक रणनीति बनाई गई कि ऑड इवन के हिसाब से मार्केटों को खोला जाएगा, यानी कि एक दुकान छोड़ के दूसरी दुकान खोली जाएगी। और कहीं ना कहीं मार्केटों को खोलने के साथ साथ व्यापारी जो थे अभी तक परेशान थे क्योंकि उनकी भी अर्थव्यवस्था खराब थी और उसको पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार इस तरीके की कोशिश कर रही है। और देखना होगा कि जैसे जैसे आंकड़े कम होंगे, यानी कोरोना की रफ्तार है उसमें जैसे जैसे ब्रेक लगता हुआ नजर आएगा, उसी से आपसे कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर हर चीज को खोला जाएगा। मगर जिस तरीके बात करें तीसरी लहर के लिए भी दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कहा कि वो तैयारी कर रहे हैं। लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, ऑक्सीजन आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे, बच्चों के लिए वार्ड अलग से बनाए जाएंगे, बेड अलग से कैसे मुहैया कराई जाएंगे, सारी चीज कराई जाएगी मगर समय रहते हुए कराई जाएगी। मगर कहीं ना कहीं स्थिति को समझने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ये चाहिए था कि दिल्ली सरकार जल्दी से जल्दी इसकी स्थिति को समझे। और तीसरी लहर पर ही बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਕਮ ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, तीसरी लहर को तैयारी की बात हो रही थी, दिल्ली सरकार का कहना है कि तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है, क्योंकि बताया भी जा रहा है, एक्सपर्ट का भी कहना है कि बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा तीसरी लहर में हो सकता है, जिसकी तैयारी अभी से दिल्ली सरकार कर रही है। ये हम पहली बार देख रहे हैं जो कि बाढ़ आने से पहले दिल्ली की सरकार पुल बांध रही है। ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि ना ये पहली लहर में हमने देखा, ना ये हमने दूसरी लहर में देखा। देखिए, आपने सही कहा। अभी जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं समय रहते हुए कोई भी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि पहली लहर के अंदर भी कहीं ना कहीं यही स्थिति थी और कंट्रोल नहीं कर पाए थे और कहीं ना कहीं आंकड़े जो थे वो बढ़ चुके थे। मगर बात करें दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर के अंदर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने बहुत ज्यादा देरी की गई, जिसकी वजह से 28,000 के करीब आंकड़े जा चुके थे और कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा, वो भी एक हफ्ते का समय रहते हुए। कहीं अगर पहले से स्थिति को कंट्रोल किया जाता तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी स्थिति नहीं बिगड़ती। मगर बात करें जिस तरीके तीसरी लहर के लिए दिल्ली सरकार बिल्कुल कह रही है कि वो तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट हो या फिर बेडों की संख्या हो या फिर आईसीयू बेड हो या फिर बच्चों के लिए वार्ड जो बनाए जा रहे हैं, उनमें लगातार कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। मगर देखना होगा कि दिल्ली सरकार समय रहते हुए ये सारे काम कर लेगी या फिर समय निकलने के बाद ही कर पाएगी, क्योंकि अभी तक घोषणाएं की गई हैं और घोषणाओं के बाद कहीं ना कहीं स्थिति को कह सकते हैं पूरा लिफाफे में बनाना होगा या हर तरीके से पैकेट बनाना होगा, जिस तरीके के अस्पतालों के अंदर बेड कब कहाँ जाए, कितने आएंगे, कितने ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, कितने सारी चीज करी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार के पास कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वैक्सीन नहीं है, क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन होनी चाहिए थी, वो केंद्र सरकार से मांगी जा रही है, लगभग कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में मांगी जा रही है। मगर अभी तक जो 36,000 के करीब जो वैक्सीन दी जा रही है वो लगातार उसमें कमी पड़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से वैक्सीन होनी चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। मगर अभी दिल्ली सरकार जिस तरीके से तीसरी लहर के लिए तैयार है और यहाँ तक कि अनलॉक की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, मगर देखना होगा कोशिश कितनी कारगर होती है, क्योंकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है ऑड इवन के हिसाब से। जी बिल्कुल, बच्चों की सुरक्षा की बात दिल्ली सरकार कर रही है कि बच्चों की सुरक्षा हम करेंगे, अगर तीसरी लहर में बच्चों को कोई खतरा होता है तो उसके इंतजाम अभी से किए जाएंगे। क्या वो इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं या फिर कुछ वक्त के बाद शुरू किए जाएंगे? क्योंकि चुनौती दोहरी होगी, एक तो तीसरी लहर के लिए बच्चों को सुरक्षित करने के लिए इंतजाम करना, और दूसरी चुनौती ये कि जो दूसरी लहर का लॉकडाउन खोला जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है, ये लोग बाहर निकलेंगे, उस चीज पर नजर रखना।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब अनलॉक कर रही है, यानी कि कोरोना के जो आंकड़े घटे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट की गई है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े जब लोग बाग बाहर निकलेंगे और मार्केटों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आंकड़े जरूर बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए दिल्ली सरकार को तैयार होना चाहिए कि आंकड़े बढ़ते हैं तो किस तरीके के कंट्रोल करेंगे। मगर जिस तरीके से बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए जरूर घातक बताया जा रहा है, मगर दिल्ली सरकार ने अभी घोषणाएं की है। धरातल की बात करें तो धरातल पर ऐसी कोई भी कैसे योजना नजर नहीं आ रही है दिल्ली सरकार की कि तीसरी लहर के लिए बच्चों के लिए कितनी तैयारी की जा रही है। मगर हाँ, कुछ तैयारी जरूर की गई है, मगर आने वाले दिनों के अंदर अगर बच्चों की जो तीसरी लहर बताई जा रही है अगर वो पहले से आ जाती है या फिर समय रहते हुए नहीं आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी। मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं बाद में ये रोना ना रोए कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रहा है और केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा हुआ है, राज्य सरकार मैनेज करेगी। मगर कहीं ना कहीं बच्चों की जिम्मेवारी दोनों ही सरकारों की है और कहीं ना कहीं उनके परिजनों की है, ताकि बच्चे बाहर ना निकले और कहीं ना कहीं कोरोना से ग्रस्त ना हो। जी, कई रियायतें ऐसी हैं जो कि इस बार दी जा रही है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि ये अगर ये रियायतें दी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 50% के हिसाब से अब मेट्रो को चालू किया जाएगा और इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी, मॉल्स खोले जाएंगे, बाजार खोले जाएंगे। पूरी तरीके से तैयारी है दिल्ली सरकार की। देखिए बिल्कुल राज, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि मॉल खोले जाएंगे, 50% के हिसाब से मॉल खोले जाएंगे, यानी कि 50% के हिसाब से ही गैदरिंग होंगी, यानी पब्लिक आ सकती है। तो बात करें मेट्रो की, तो मेट्रो के अंदर भी यही ऑड इवन के हिसाब से चला जाएगा, यानी कि पब्लिक कम से। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। 3 बजे 3 खबरें, फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया